जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अभिषेक एकेडमी के इस ऑनलाइन पोर्टल परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आशा करते हैं कि आप मस्त होंगे और आप स्वस्थ भी होंगे और आपकी परीक्षा की आगामी परीक्षा जैसे आपकी यूपी टेट हो गया, चाहे आपका सी टेट हो गया, चाहे आपका सुपर टेट हो गया, सभी में जो सीडीपी का पॉइंट बनता है दोस्तों, सीडीपी के प्रश्न बनते हैं। इसी प्रश्नों में से चुनिंदा प्रश्न को लेकर आपके लिए आ गए हैं। पूरे 30 प्रश्नों की श्रृंखला का हम एनालिसिस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अभिषेक एकेडमी के इस परिवार से अब अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके आप अभिषेक एकेडमी के इस चैनल का हिस्सा बन सकते हैं और समय समय पर आपको तैयारी की चीज़ें मिलती रहेगी दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि शिक्षक का सबसे बड़ा अच्छा मित्र किसे माना जाता है। याद रखिएगा कितने बच्चे शिक्षार्थी के साथ जाएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे शिक्षार्थी नहीं होगा। शिक्षक का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है श्यामपट्ट को। किसको माना जाता है दोस्तों? श्यामपट्ट को माना जाता है। शिक्षक का सबसे अच्छा मित्र श्यामपट्ट होता है तथा ये भी यही होता है। शिक्षक का दर्पण भी इसे कहा जाता है, श्यामपट्ट को कहा जाता है। श्यामपट्ट को इस समय व्हाइट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड के नाम से जाना जाता है, इस बात को याद रखिएगा। तो शिक्षक का सबसे अच्छा मित्र श्यामपट्ट होता है और श्यामपट्ट के माध्यम से ही कोई भी डिस्कशन, कोई भी चर्चा परिचर्चा अपने बालकों या शिक्षार्थियों के साथ शिक्षक करता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है डायलेक्सिया, जिसको डिलेक्सिया बोलते हैं। तो डिसलेक्सिया क्या है दोस्तों? तो डायलेक्सिया के बारे में बात करेंगे या डिसलेक्सिया के बारे में बात करेंगे। डिसलेक्सिया जो होती है वह पढ़ने की अक्षमता होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, किसी व्यक्ति के अंदर अगर पढ़ने की अक्षमता है तो उसको उसके अंदर कौन सा विकार होगा दोस्तों? तो इसे बोलेंगे डिसलेक्सिया। याद रखिएगा। लिखने की अक्षमता होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं डिसग्राफिया। ये बात याद रखिएगा, डिसग्राफिया। और जब सीखने की अक्षमता या मानसिक विकार की ऐसी आ जाए तो उसे हम डिस्टेनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? डिस्टेनिया बोलते हैं। मानसिक तनाव की स्थिति जब व्यक्ति के अंदर आ जाती है और भ्रम जैसे जैसे मान लीजिए मोर और इसके बाद आपका मुर्गा में कोई भी व्यक्ति अनुभव नहीं कर पाता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में अंतर नहीं स्पष्ट कर पाता है, तो उसे हम डिस्माफिया बोलते हैं। याद रखिएगा डिसलेक्सिया सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो पढ़ने की अक्षमता होती है तो उसे हम डिसलेक्सिया, और लिखने की अक्षमता होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? डिसग्राफिया। दोनों चीज़ को याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है दोस्तों? इससे कई प्रश्न बनते हैं, 3 4 5 प्रश्न बनते हैं। सभी को हम कवर करके बता रहे हैं आपको। कैसे प्रश्न बने हैं और कैसे प्रश्न बनते हैं इसको देखिए। बालक की प्रथम पाठशाला उसका जो होता है वह परिवार होता है। क्या होता है दोस्तों? परिवार होता है। परिवार ही बालक की प्रथम पाठशाला होता है। और प्रथम पाठशाला में अगर कह दे कि बालक का प्रथम टीचर कौन होता है दोस्तों, तो माँ होता है, माँ होती है। ये बात याद रखेंगे। और कह दे कि बालक की प्रथम टीचर माँ होती है, बालक का प्रथम डॉक्टर अगर कह दे दोस्तों, तो याद रखिएगा टीचर अगर कहे तभी भी माँ, और इसके बाद डॉक्टर कहे तभी भी माँ। ये बात याद रखिएगा। बालक सबसे पहले किसे पहचानना स्टार्ट करता है तभी भी माँ के साथ जाइएगा। और अगर ऐसा प्रश्न बने कि बालक सर्वप्रथम किसके तरफ आकर्षित होता है, अगर ऐसा प्रश्न बने दोस्तों किसके तरफ आकर्षित होता है, तो सबसे पहले बालक 3 महीने की आयु में, याद रखिएगा 3 माह की आयु में प्रकाश की तरफ आकर्षित होता है। किसके तरफ दोस्तों? प्रकाश की तरफ आकर्षित होता है। आप समझते रहिएगा। तो बालक की प्रथम पाठशाला परिवार, प्रथम टीचर माँ, प्रथम डॉक्टर माँ, और किसके तरफ आकर्षित होता है सबसे पहले? तो याद रखिएगा पहचानना स्टार्ट करता है माँ को और आकर्षित सबसे पहले होता है प्रकाश की तरफ। इस बात को याद रखेंगे। इतने प्रश्न बनते हैं। यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? एक शिक्षक होने के नाते आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और सभी बच्चे हैं, कोई बच्चे आप पढ़ा रहे हैं कोई भी टॉपिक और बच्चे उस चीज़ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? कोई ध्यान नहीं देंगे, पढ़ाना जारी रखेंगे। इसका कोई मतलब नहीं मिलेगा दोस्तों। आप क्या पढ़ाएंगे जब बच्चे आपके बातों में इंटरेस्ट ही नहीं रखेंगे? पढ़ाना बंद कर देंगे। पढ़ाना बंद करना इसका नहीं होगा मतलब दोस्तों। बंद तो करेंगे ही, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर ढूंढिए। बच्चों को ध्यान देने को कहेंगे, ऐसा नहीं दोस्तों। सबसे पहले हम उस कारण का पता लगाएंगे, उसको हम पता लगाएंगे क्यों बच्चे इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो कारण जानने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप क्लास में पढ़ा रहे हों और बच्चे आपकी बातों पर ध्यान न दे रहे हों, तो दोस्तों आप क्या करेंगे? उस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे क्यों नहीं इस चीज़ में रुचि ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे आपको बता दें कि जानकारी के लिए ये सभी प्रश्न विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न हैं। जितने भी प्रश्न मैं लाता हूँ प्रीवियस ईयर से ही लाता हूँ दोस्तों। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो कि केवल टॉपिक से प्रश्न हो। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर से हैं। तो सभी प्रश्नों
प्रश्नों को आप पूरी वीडियो को देखने का प्रयास करिए। और रिक्वेस्ट आपसे एक ही रहेगा प्यारे, अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आप टीम का हिस्सा नहीं बन पाए हैं दोस्तों, तो आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए और बेल आइकन को दबाइए, और जिससे कोई भी वीडियो पड़े तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। चलिए अगला देखते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन का मतलब होता है दोस्तों किसी भी प्रश्न पे बच्चों की राय लेके और उसे मूल्यांकित करना, ठीक ना। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? प्रमाण पत्र प्रदान करना, निदान एवं उपचार और चयन, उपयुक्त सभी। याद रखिएगा, मूल्यांकन के पश्चात ही, चाहे आप कक्षा 10वीं पास किए हों, 12वीं पास किए हों, डीएलएड पास किए हों, प्रमाण पत्र आपको मिला आपको एग्जाम के फलस्वरूप ही, बाद में ही। याद रखिएगा, मूल्यांकन के द्वारा पता चलता है कि बच्चे के अंदर क्या कमी है और उसको कैसे उपचार करेंगे। तो ये भी बात सही होगा। मूल्यांकन के आधार पर अगर मान लीजिए आप परीक्षा देंगे, आप सी टेट क्वालिफाई किए या यूपी टेट क्वालिफाई किए, इसके बाद अगर आप सुपर टेट में बैठते हैं और आपकी परीक्षा बीट होती है प्यारे, तो आप एक सफल टीचर की नियुक्ति आपको मिलेगी, तो आपका चयन होगा। तो याद रखिएगा, तीनों प्रक्रिया होती है दोस्तों, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है प्रमाण पत्र प्रदान करना, निदान एवं उपचार करना और चयन करना, ये तीनों चीज़ें होती हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं ऑपरेशन। यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था। तो ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड का परिणाम क्या था दोस्तों, अगर इसको आप लोग देखेंगे तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 में आया, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986। याद रखिएगा, इसका यह उद्देश्य था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का यह उद्देश्य था और इसका परिणाम भी यही था दोस्तों कि विद्यालय में विद्यालयी सामग्री, जैसे कि मान लीजिए चार्ट, जैसे कि मान लीजिए मैप, जैसे कि मान लीजिए दिशा ज्ञान, जैसे मान लीजिए चाक, डस्टर, किताब, इस आदि सभी चीज़ों का विकास करना, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का परिणाम था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 1986 में स्टार्ट हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों को क्रियाकलाप के माध्यम से शिक्षा देना। याद रखेंगे। आगे देखते हैं, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट शिक्षण विधि की बात करेंगे दोस्तों, तो याद रखिएगा, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि जॉन डीवी साहब ने दिया है। इन्होंने ही, जॉन डीवी साहब ने ही सर्वप्रथम प्रोजेक्ट शिक्षण विधि के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं, या प्रोजेक्ट शिक्षण विधि का जन्मदाता जॉन डीवी को कहा जाता है। याद रखिएगा। अगर बात यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 कहा है फ्रोवेल, तो फ्रोवेल आपको पता है दोस्तों किंडरगार्टन विधि के ये जन्मदाता हैं। याद रखिएगा, बच्चे जब खेल खेल में सीखते हैं, खेल खेल में सिखाने की विधि यही है फ्रोवेल विधि, और इसके जन्मदाता किंडरगार्टन हैं। याद रखिएगा, किंडरगार्टन बोला जाता है उन्हें। और याद रखिएगा, आर्म स्ट्रांग जो ऑप्शन नंबर सी है, इसके बारे में अगर बात करेंगे तो यह खोज विधि या अन्वेषण विधि के जन्मदाता कहे जाते हैं। याद रखेंगे, खोज विधि या अन्वेषण विधि के जन्मदाता कहे जाते हैं। तो ये बात कर रहा है कि प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? तो प्यारे जॉन डीवी से है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं दोस्तों, तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही मेरे एक मनोबल बढ़ाने का उद्देश्य होता है। यदि बच्चा कैलकुलेशन में कमज़ोर है तो वह किससे ग्रसित है? याद रखेगा, यह विकार है जो कि कैलकुलेशन का मतलब होता है दोस्तों गुणन आदि क्रिया कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो उसके अंदर कौन सा विकार है दोस्तों? याद रखेगा, उसे हम बोलते हैं डिस्कूलिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? डिस्कूलिया। अगर बच्चे गणन संबंधित उसके अंदर विकार हैं, अगर वह गुणन नहीं कर पाता है या गणन संबंधित उसके अंदर विकार है, मानसिक विकार हैं, तो यह विकार डिस्कूलिया के अंदर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधित विकार होता है, याद रखेंगे। और जो डिस्ग्राफिया होता है वो लिखने संबंधित विकार होता है, ये बात याद रखेंगे प्यारे। और ऑप्शन नंबर ए देखिए, डिस्थीमिया, जिसको बोलते हैं टेंशन, तनाव की स्थिति जब बच्चे के अंदर होती है तो उसे हम डिस्थीमिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला जो आप देखेंगे, तो बच्चा कैलकुलेशन में कमज़ोर है तो उसके अंदर क्या है प्यारे? डिस्कूलिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। अगला देखते हैं, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? तो भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा मतलब भाषा शिक्षण, बच्चा भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा कर रहा है दोस्तों। बच्चा जो होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो भाषा की प्रथम बार शुरुआत कहाँ से करते हैं? इस बात को याद रखेगा। पूर्व माध्यमिक कक्षा को, प्ले विद्यालय को, घर को, इस सभी को याद रखेगा। कितने बच्चे यहाँ पे डी के साथ जाएंगे और कितने लोग, मतलब ज़्यादातर लोग होंगे जो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। लेकिन प्रश्न एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़िए प्यारे। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? प्रथम कक्षा मतलब कहाँ से पहले भाषा सीखना बच्चा स्टार्ट करता है? तो याद रखेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। आयोग के अनुसार भी और मेरे अकॉर्डिंग भी दोस्तों, इसको जब आप प्रश्न की गहराइयों में जाएंगे तब आपको मिलेगा कि बच्चा जो होता है अपनी माँ से भाषा सीखना स्टार्ट करता है। सबसे पहले वह मातृभाषा सीखता है और घर से स्टार्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं,
बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? तो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कहा है दोस्तों कि बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस बात पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा विद्यालय पे, विद्यालय से भी बच्चा का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, परिवार पर भी, समुदाय पर भी, इनमें से सभी पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य का मतलब होता है माइंड हेल्थ दोस्तों, बच्चे की जो होती है वह विद्यालय से भी इसकी पुनरावृत्ति होती है, डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, परिवार से भी होता है दोस्तों, और समुदाय का मतलब सोशलाइजेशन या सामाजिकता से भी इसका सामाजिक या मानसिक विकास होता है। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चले जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। याद रखेगा उपयुक्त परिभाषा दी थी, किसने यह परिभाषा दी थी कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है? तो यह जो परिभाषा है दोस्तों वह गेट्स की है। किसकी है दोस्तों? गेट्स की है। अधिगम क्या होता है? तो अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। याद रखेगा अधिगम की आप लोग यहाँ पे क्या याद रख लेंगे? डिफिनीशन भी याद रख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए गेट्स द्वारा कही गई उक्ति है। इनमें से कौन पाठ्यचर्या का सिद्धांत है? याद रखेंगे पाठ्यचर्या का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत और गतिशीलता का सिद्धांत। याद रखेंगे पाठ्यचर्या का मतलब होता है दोस्तों सहसंबंध, मतलब साथ के द्वारा, साथी के द्वारा, क्लासमेट्स के द्वारा, सहपाठियों के द्वारा हम सीखते हैं। याद रखेगा उपयोगिता के आधार पर हम किसी चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं और गतिशीलता के माध्यम से भी हम सीखते हैं। तो पाठ्यचर्या का सिद्धांत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों हैं दोस्तों। याद रखिएगा पाठ्यचर्या का सिद्धांत निम्न में से तीनों चीजें हैं। आगे देखते हैं मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की थी? तो मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला है उसको स्थापित करने वाले जो कौन थे मनोवैज्ञानिक? याद रखिएगा प्यारे, ऊट थे। कौन थे दोस्तों? ऊट थे। इस बात को याद रखिएगा। और ये कहाँ पे इस प्रयोगशाला को स्थापित किए थे प्यारे? ये भी बात अगर पूछे तो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित करने वाले व्यक्ति ऊट, और उन्होंने जर्मनी में किया था। और कब किया था? 1879 में। ये भी बात को याद रखेंगे। जो भी चीज़ें बनेगा प्यारे उसको कवर करेंगे। बस आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को जरूर से ज़रूर आप लाइक कर लेंगे। आगे देखते हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एक छात्र मनोवैज्ञानिक कौन है? याद रखिएगा। तो याद रखिएगा छात्रों के ऊपर जो जिन्होंने प्रयोग किया और नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, याद रखिएगा वह कौन है दोस्तों? वह पावलाय हैं। कौन है दोस्तों? पावलाय हैं। याद रखिएगा इनका प्रयोग कुत्ते की लार ग्रंथि पर हुई थी। ये भी बात को याद रखेंगे। पावलाव साहब ने कुत्ते की लार ग्रंथि पे इन्होंने प्रयोग किया था और इनको मिला था क्या दोस्तों? नोबेल पुरस्कार। क्या मिला था दोस्तों? नोबेल पुरस्कार। और कब मिला था प्यारे अगर ये बात कहे तो 1904 ईस्वी में मिला था। इस बात को याद रखेगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एक छात्र मनोवैज्ञानिक कौन है दोस्तों? तो ये पावलाव हैं, जिनकी एक कृति थी जो कुत्ते की लार ग्रंथि पर इन्होंने एक प्रयोग किया था, और इसी के उपलब्धि में इनको नोबेल पुरस्कार 1904 ईस्वी में प्रदान दिया गया। चलिए आगे देखते हैं खिलौने की आयु किसे कहते हैं? याद रखेंगे खिलौने की आयु का मतलब होता है प्यारे बच्चे की एक अवस्था होती है जिसमें बच्चा खिलौने से खेलना पसंद करता है, तो उसे ही पूछा है कि खिलौने की आयु किसे कहते हैं। याद रखेगा खिलौने की आयु जो होती है शैशवावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को। याद रखेगा जब आपको ऐसे चीज़ें मिले तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था और शैशवावस्था दोनों बात वही है दोस्तों, लेकिन याद रखेगा मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही होगा। लेकिन आयोग ने, मैं इससे प्रश्न क्यों लिया, क्योंकि आयोग ने इसका आंसर क्या माना था? पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को ही शैशवावस्था कहा जाता है प्यारे। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर है आयोग के अनुसार। और इस पर टिप्पणी हुई थी और सबको कॉमन नंबर मिला था। कौन सा नंबर मिला था प्यारे? कॉमन नंबर मिला था। तो खिलौने की आयु किसे कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था या शैशवावस्था जिसमें बालक खेलता है, ठीक ना। तो ऐसे आप लोग देखेंगे तो इसका जो करेक्ट ही आंसर अगर मान लिया जाए तो यहाँ पे शैशवावस्था होगा नहीं। वैसे देखा जाए शैशवावस्था जैसे मान लीजिए 0 से 2 वर्ष के लिए मान लिया जाए तो 2 वर्ष के बाद ही बच्चा खिलौने से खेलना प्रारंभ करता है, तो पूर्व बाल्यावस्था होती है। ये बात को याद रखिएगा, ठीक ना। भारत सरकार ने मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की थी? याद रखिएगा मिड डे मील योजना का मतलब होता है, इसका उद्देश्य यही था कि बच्चों को पौष्टिक युक्त आहार उत्पन्न कराना। पौष्टिक युक्त आहार उत्पन्न कराना का मतलब है दोस्तों मिड डे मील योजना। याद रखिएगा भारत सरकार ने इसे स्टार्ट किया था 15 अगस्त 1995 को। इसका उद्देश्य था कि बच्चों के अंदर पौष्टिक आहार की पूर्ति कराना। ये बात याद रखिएगा। तो मिड डे मील योजना का शुभारंभ 1995 में हुआ था। इस बात को आप याद रखिएगा।
अगर आपको ऐसे कह दे खिचड़ी देने की शुरुआत कब की गई थी, तो प्राइमरी विद्यालय में खिचड़ी देने की शुरुआत 2007 से की गई है। ये भी बात को याद रखिए। जितने भी हैं सीडीपी के चुनिंदे प्रश्न हैं, काफ़ी बार पूछ भी सकता है, तो सभी चीज़ों को कवर करते रहिए, कोई चीज़ बचने न पाए, याद रखिएगा। बस देखते हैं कि बच्चा ईर्ष्या प्रदर्शन किस आयु में करना स्टार्ट कर देता है। तो बच्चा जो होता है वह ईर्ष्या प्रदर्शन 1 साल की उम्र में अर्थात 12 महीने की आयु में स्टार्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों दोस्तों, याद रखिएगा, 12 माह की आयु का मतलब, ईर्ष्या प्रदर्शन का मतलब होता है केवल वह माँ के गोद में रहना पसंद करेगा। अगर माँ से आप किसी व्यक्ति ने अलग किया तो वह तुरंत रोने लगेगा। रोने का मतलब ही ईर्ष्या से है दोस्तों, छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग। तो इस तरह आप याद रखिएगा कि बच्चा जो होते हैं ईर्ष्या का प्रदर्शन 12 माह की आयु से ही स्टार्ट कर देते हैं। आगे देखते हैं, मानव जाति में विकास कब तक होता है। विकास की बात किया है दोस्तों, और मनुष्य को कहा है कि मनुष्य में विकास कब तक होता है। ये बात आप आज नहीं, बहुत पहले से जानते हैं दोस्तों। मनुष्य में जो विकास होता है, एक कहावत है कि गर्भ से लेकर कब्र तक होती है। कब्र से कब्र तक होती है, मतलब दोस्तों गर्भ का मतलब जब बच्चा माँ के पेट में पलना स्टार्ट करता है तब से विकास स्टार्ट हो जाता है। और जब तक बच्चा कब्र में अर्थात उसकी मृत्यु न हो जाए, जब तक वह कब्र में न चला जाए, तब तक वह मिट्टी में मिल न जाए, तब तक उसका विकास होता रहता है। तो याद रखेगा मानव जाति में विकास कब तक होता है दोस्तों। तो यहाँ आप देखिए ऑप्शन नंबर डी आपके लिए काफ़ी अच्छा चुनिंदा पॉइंट मिल रहा है। जीवन प्रयत्न होता है विकास। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। गर्भ से लेकर कब्र तक विकास की प्रक्रिया होती रहती है। आगे देखेंगे, भाषा संप्रेषण संबंधित विकार है। याद रखिएगा भाषा संप्रेषण, जब आप इसको आप देखेंगे पढ़ेंगे तो यह आपके जैसे डिस्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्टेनिया, डिस्माफिया, इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि हर बार ये पूछता है। भाषा संप्रेषण संबंधित जो विकार है दोस्तों वह डिस्प्रेजिया है। क्या दोस्तों, डिस्प्रेजिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्थीमिया तनाव संबंधित विकार है। डिसलेक्सिया जिसको पढ़ने में कठिनाई हो, ये बात याद रखिएगा, डिसलेक्सिया है। और डिस्ग्राफिया है दोस्तों लिखने में, याद रखिएगा जब लिखने में दिक्कत हो तो डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया पढ़ने में विकार हो तब, तनाव की स्थिति हो तो डिस्थीमिया, और संप्रेषण भाषा संप्रेषण संबंधित विकार हो तो डिस्प्रेजिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग इस प्रश्न के सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अधिगम नामक त्रैमासिक पत्रिका का आयोजन कौन सी संस्था द्वारा किया जाता है। तो अधिगम नामक त्रैमासिक पत्रिका का आयोजन जो किया जाता है वह SCERT द्वारा किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट में रखिए और कई बार ये चीज़ पूछा हुआ है। तो अधिगम नामक त्रैमासिक पत्रिका का आयोजन SCERT द्वारा किया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं, विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। याद रखेगा विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। रचनात्मक बात किया है दोस्तों, याद रखेगा वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पी प्रश्न, परियोजना कार्य और मौखिक प्रश्न। जब चारों ऑप्शन को आप देखेंगे सब पर हम डिस्कशन करेंगे। देखिए वार्तालाप का मतलब होता है तर्क वितर्क, बातचीत करना, यह रचनात्मक निर्धारक होता है दोस्तों। इसमें रचनात्मक ज्ञान की पूर्ति होती है या पुनरावृत्ति होती है। यहाँ पे देखिएगा परियोजना कार्य भी एक चीज़ के बारे में एक किसी विषय के बारे में अधिक जानकारी ही परियोजना कार्य है। मौखिक प्रश्न जैसे कि कोई भी प्रश्न पूछना और उसके अन्य अन्य प्रकार के जवाब मिलना, मौखिक प्रश्न भी हो जाएगा। लेकिन याद रखेगा बहुविकल्पी प्रश्न नहीं है, केवल कि इसका एक ही प्रश्न है दोस्तों, इसका एक ही आंसर सही होगा। यह जो है यह आपका अभिसारी प्रश्न प्रकार का है, तो यह रचनात्मक निर्धारक नहीं है। यह जो है दोस्तों ये अपसारी हैं, इसके एक से अधिक हल हो सकते हैं, इसके तरह तरह के जवाब मिलेंगे बच्चों द्वारा। तो रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है, तो बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न पूछना ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बुद्धि लब्धि के मापन के जन्मदाता कौन है। काफ़ी बार पूछता है कि बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता, तो याद रखेगा बुद्धि लब्धि मापन के जो जन्मदाता हैं टर्मन है। कौन है दोस्तों, टर्मन है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपको बता भी देते हैं कि बुद्धि लब्धि को IQ से दर्शाते हैं। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है क्या होता है दोस्तों, मानसिक आय और बटा के वास्तविक आय और गुणा के दोस्तों 100। यही बात कई बार सीटेट में प्रश्न बना है प्यारे कि बुद्धि लब्धि मापन का सूत्र क्या होता है, या यूपी टेट में भी 1-2 बार प्रश्न बना है। तो बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आय बटा के वास्तविक आय और गुणा के 100 गुणा के 100।
ये बात को याद रखेंगे। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता टर्मन है, इस बात को आप लोग याद रखेगा। और कह दे कि अगर बुद्धि लब्धि के सूत्र किसने दिया है, तो स्टर्न साहब ने इसके सूत्र को दिए हैं, इस बात को याद रखेगा। ठीक ना, जन्म मापन के जन्मदाता टर्मन और सूत्र दिए स्टर्न, ये दोनों चीज़ों को याद रखेंगे। आगे देखते हैं, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को कैसा ज्ञान होना चाहिए, याद रखेगा। अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। देखिए इसका आंसर क्या सही होगा दोस्तों। शिक्षक को ज्ञान अध्यापन का भी होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का भी होना चाहिए और शिक्षा संहिता का भी होना चाहिए। अगर तीनों का होना चाहिए तो ऑप्शन नंबर डी में ये तीनों बातें मिल रही हैं, तो क्यों ना डी के साथ चला जाए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा प्यारे, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो में अगर अभी तक आप बने हैं तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो याद रखिएगा, वाइगोत्स्की एक मनोवैज्ञानिक हैं और वाइगोत्स्की एक मनोवैज्ञानिक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं कि जो बताते हैं कि बच्चे जो होते हैं समाज से बातचीत करके, समाज से इंटरेक्ट करके, समाज से जुड़ के सामाजिक क्रिया द्वारा वे सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की किस पर जोर देते हैं, तो वे सामाजिकता पर जोर देते हैं। बच्चे समाज से जुड़ के, समाज से इंटरेक्ट करके या समाज से वो बातचीत करके किसी चीज़ को सीखने का स्टार्ट करते हैं। तो वाइगोत्स्की का एक कथन है कि बच्चे समाज से सीखते हैं, ये बात को याद रखेगा। अभी आपको मैं एक और बात बता दूं, एक मनोवैज्ञानिक है, इनका भी बहुत बार पूछता है। जैसे कहता है स्कैनर साहब हैं, कौन है दोस्तों, स्कैनर साहब हैं। स्कैनर साहब कहते हैं कि बच्चे अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। कैसे सीखते हैं, अनुकरण। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, किसी दूसरे का देखकर और वो सीखना स्टार्ट कर देते हैं, यह स्कैनर साहब कहते हैं। और यहीं पर आपको मैं बता दूँ, चामोस्की, याद रखेगा, लॉ चामोस्की साहब एक मनोवैज्ञानिक हैं जो कहते हैं कि बच्चे में सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो तीनों चीज़ों को याद रखिए, तीनों चीज़ काफ़ी बार पूछते हैं। स्कैनर अनुकरण के माध्यम से, चामोस्की जन्मजात क्षमता होती है भाषा सीखने की बच्चे के अंदर, और वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा समाज से जुड़कर सीखता है। याद रखेंगे। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की कैसी भूमिका होनी चाहिए। जैसे कोई बच्चा सीख रहा है तो उसके सीखने में बच्चों के माता पिता की भूमिका कैसी होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं होनी चाहिए दोस्तों, सहानुभूतिपूर्ण। ऐसी तो कोई बात सहानुभूति की होगी नहीं इसमें दोस्तों। तटस्थ की बात और अग्रोन्मुखी दोनों में देखिएगा, तटस्थ तो वहीं तक रहेगा। यहाँ पे देखिएगा, तटस्थ का मतलब होता है साथ जुड़ के करना और अग्रोमुखी का मतलब होता है आगे, एक कदम आगे। यह बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों के सीखने में प्रक्रिया में माता पिता को उनके एक कदम आगे ही रहना चाहिए, उनको सिखाने की प्रक्रिया में हरदम अग्रसर रहना चाहिए। अग्रोन्मुखी मतलब आगे आगे उनको पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक के रूप में मिलता रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डांट में भिन्न होते हैं। तो किसमें भिन्न होते हैं, याद रखिएगा। तो जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी होते हैं एक दूसरे से वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में भिन्न होते हैं, विकास की सामान्य क्षमता में भिन्न होते हैं, कि विकास के क्रम में भिन्न होते हैं। याद रखिएगा, यह जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट वाले लिस्ट में इसको रख लीजिए, क्योंकि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। विकास की दर में, ये बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई, ये कई बार सीटेट में बहुतों बार पूछा है, हिंदी में बहुत ज़्यादा पूछता है। तो भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों, वह स्वनिम में होती है। क्या होती है दोस्तों, स्वनिम होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपी टेट का भी यह चिंता और चुनिंदा प्रश्न है, इसलिए इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है। याद रखिएगा, लंबाई के बारे में बात किया है किसके, यहाँ पे देखिएगा एक गर्ल्स और एक बॉय, दो चीज़ों को याद रखिए। और दो चीज़ों को याद रखने के लिए आपको याद रखना है शैशवावस्था, इसके बाद बाल्यावस्था, और इसके बाद आपको याद रखना है किशोरावस्था। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। जब शैशवावस्था में देखेंगे दोस्तों, शैशवावस्था में किसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, तो बालक की होती है। किसकी होती है दोस्तों, बालक की होती है। और यहीं जब बाल्य अवस्था में जाते हैं तो लंबाई किसकी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो गर्ल की बढ़ जाती है। और पुनः किशोरावस्था में बालक बढ़ जाता है, और जो लड़की होती है उनका विकास दर धीरे धीरे थोड़ा रुक जाता है। ये बात याद रखेंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इस चीज़ को याद रखिए। शैशवावस्था में बालिका बड़ी होती है, और ये शैशवावस्था में बालक बड़े होते हैं, और बाल्यावस्था में बालिका बड़ी होती है, और किशोरावस्था में जो होते हैं दोस्तों वो पुनः बालक बढ़ने लगते हैं। तो ये कहा है कि बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में ज़्यादा होती है, तो यह किस अवस्था में दोस्तों, यहाँ पे देखिए बाल्यावस्था में। कौन अवस्था में दोस्तों, बाल्यावस्था में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही होता है बालक और बालिकाओं के लंबाई बढ़ने का क्रम।
बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण है। वातावरण का क्या है दोस्तों, हिस्सा बताना है। याद रखिएगा, आप बहुत बार पढ़ चुके हैं इस बात को कि बालक का जो विकास होता है वह वंशानुक्रम, दोनों चीज़ें याद रखिएगा, वंशानुक्रम और इसके बाद आपका जो वातावरण है, दोनों का मल्टीप्लाई है, गुणा है। क्या है दोस्तों, वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, समझिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि यहाँ पे दिया है कि दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है। याद रखिएगा, शैशवावस्था में दिवा स्वप्न में विचरण बच्चा नहीं करता है, गर्भावस्था में नहीं करता है। दिवा स्वप्न का मतलब होता है कि नए नए मन में विचार पालना, ख्वाब पालना, कोई भी चीज़ों को हासिल करना, दुर्लभ चीज़ों को हासिल करना, अपनी नई पहचान बनाना, कुछ करना, समाज के लिए करना, अपने के लिए करना। तो दिवा स्वप्न में विचरण करने की जो क्षमता होती है, कामना अत्यंत प्रबल होती है। याद रखिएगा, दिवा स्वप्न में अलग अलग तरह के सपने बच्चा बाल्य अवस्था में भी देखता है, लेकिन किशोरावस्था में यह जो होती है दोस्तों अत्यंत प्रबल और तीव्र होती है, क्योंकि बच्चा जो यह अवस्था मानी जाती है किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष मानी गई है। और इस अवस्था में बच्चा जो होता है वह संघर्ष की अवस्था, तूफान की अवस्था, कुछ करने की अवस्था, क्रिमिनल की अवस्था, अपराध की अवस्था, सब अवस्था इसी को कहा जाता है। ये बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। तो आज की वीडियो में पूरे 30 प्रश्नों की श्रृंखला खत्म हुई प्यारे। कैसी थी आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए या ना करिए, लेकिन आपको दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे आपकी एक लाइक हमारे अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। और अभिषेक एकेडमी के चैनल से जुड़ जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।